बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी ट्यूटर सर उबैदुर्रहमान बेग। आज जो हमने एसएलओ कवर करना है बच्चों, वो है कि हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस को, सब फील्ड्स को स्टडी करेंगे और साथ हम एक एक एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारे पास एसएलओ के अंदर उन ब्रांचेस का जिक्र है जिन्हें हमने यहाँ डिस्कस करना है आगे। जो नॉलेज इस एसएलओ से लिया है वो है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1.4 नॉलेज बनता है। स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी से। साइटोलॉजी बच्चों हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ सेल्स, और वो साइंटिस्ट जो सेल्स को स्टडी करते हैं साइटोलॉजी में, इन्हें हम कहते हैं साइटोलॉजिस्ट। तो साइटोलॉजिस्ट सेल की स्टडी के दौरान क्या स्टडी करते हैं? इसमें वो सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, सेल के फंक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ देखा जाता है कि आपका जो सेल है ये डेवलप कैसे कर रहा है। ये वो तमाम इंफॉर्मेशन है जो एक साइटोलॉजिस्ट जो है वो सेल की स्टडी के दौरान कलेक्ट कर रहा होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास सेल जो है, हमें मालूम है इसमें मेम्ब्रेन होती है। अब अगर एक साइंटिस्ट सेल मेम्ब्रेन को स्टडी कर रहा है तो वो असल में साइटोलॉजी को स्टडी कर रहा है, और इसमें हम देखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन किस तरह से कुछ चीजों को तो पास करने देती है लेकिन कुछ चीजों को पास नहीं करने देती। हम सबको इस चीज का इल्म है। नेक्स्ट आपके पास एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी हम कहते हैं इट इज द डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर डेवलपमेंट को स्टडी करते हैं। कहां से? उसकी एम्ब्रियो स्टेज से लेकर जब तक वो एक कंप्लीट इंडिविजुअल नहीं बन जाता। एम्ब्रियो क्या है? ये आपके पास डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान, आपकी अर्ली डेवलपमेंट स्टेज में जो स्ट्रक्चर होता है इसे आप एम्ब्रियो बोलते हो, जो डेवलप करके एक कंप्लीट इंडिविजुअल बना रहा होता है। तो एम्ब्रियो से एक कंप्लीट इंडिविजुअल तक जो सफर है इसे आप एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हो। और वो साइंटिस्ट जो एम्ब्रियोलॉजी की डेवलपमेंट पढ़ते हैं इंडिविजुअल तक, उन्हें हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट का नाम देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? हम डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस को स्टडी करते हैं। ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसे हमने अपनी आसानी के लिए डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, जिसे हम फिर एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ एग्जांपल ली है कि लेट्स से अगर एक साइंटिस्ट जो है वो हार्ट की डेवलपमेंट को पढ़ रहा है, जिस वक्त बेबी ग्रो कर रहा है, फीटस की डेवलपमेंट हो रही है, तो हार्ट की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, ये काम आपके पास एम्ब्रियोलॉजी में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। बच्चों जेनेटिक्स के अंदर हम जीन्स और हेरिडिटी को स्टडी करते हैं। अब अगर थोड़ा रिवाइज करो आप लोगों ने ग्रेड में, पिछले ग्रेड्स में पढ़ा है कि जीन्स क्या है। जीन्स आपके पास यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, हमारे विरासत का वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो किसी ना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। अगर हम कंपोजिशन वाइज देखें तो जीन्स जो है ये असल में डीएनए का वो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है जो आपके पास सेल में कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है। ठीक है, डीएनए का वो छोटा सा स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर कोई प्रोडक्ट बना रहा हो उसे आप जीन बोलते हो। वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके सेल में बनने वाली प्रोटीन। ये जो प्रोटीन जीन से बन रही है, डीएनए के फ्रेगमेंट से, इसे आप जीन का नाम देते हो। और जो साइंटिस्ट इस स्टडी को कैरी करते हैं इन्हें आप जेनेटिसिस्ट का नाम देते हो। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी हम कहते हैं विरासत को, कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से, पेरेंट से दूसरी जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग्स को ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी जो स्टडी है इसे आप हेरिडिटी बोलते हो। तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी ये आपके पास जेनेटिक्स में आती है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? हम पेरेंट से जो क्वालिटीज ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही हैं उन्हें स्टडी करते हैं। क्वालिटीज से यहां मुराद क्या है? जैसे आपका हेयर कलर, आई कलर, आपका स्किन कलर, आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, ये आपकी क्वालिटीज हैं। और आप लोगों को पता होना चाहिए हम बायो में इन्हें ट्रेट्स का नाम भी देते हैं। तो कैसे ये क्वालिटीज पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही हैं ये हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहां एग्जाम्पल ली हुई है कि अगर आपके पास हम इस चीज को स्टडी करें कि वो कौन सी जीन्स हैं जो एक बच्चे के आई कलर को डिसाइड कर रही हैं, तो ये आपके पास जेनेटिक्स की स्टडी होगी। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं। द मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी किन मॉलिक्यूल्स की बनी है, इस स्टडी को आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम देते हो। जो साइंटिस्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टडी करते हैं उन्हें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहते हैं।
क्या कर रहे हैं, हम इसमें बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है, हम इनका स्ट्रक्चर भी स्टडी करेंगे और इनके फंक्शंस को भी स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं तो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। हम डीएनए का जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या देखना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे कि डीएनए जिन बेस पेयर से मिलकर बना है वो कैसे अरेंज हुई है, तो उन्होंने डीएनए बनाया है। इसी तरह डीएनए मॉलिक्यूल में कॉइलिंग किस तरह से हो रही है, ये जो तमाम स्टडी है ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आएगी। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो है ये आपके पास स्टडी ऑफ डिजीज का नाम है। इसमें हम डिजीज के कॉजेस को पढ़ते हैं, हम देखते हैं उस डिजीज की वजह से क्या इलामात आ रही हैं, सिम्टम्स क्या अपीयर हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका हल क्या है। ये तमाम जो स्टडी है ये आपके पास पैथोलॉजी में आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कैंसर के कॉजेस को पढ़ें, अगर हम देखें कि क्या वजूहात हैं कि जिस वजह से ह्यूमंस में कैंसर इवॉल्व होता है, तो ये आपके पास पैथोलॉजी में आएगा। इसी तरह हमारे पास इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी को अगर आप देखो तो आप लोग कहोगे कि इट इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। अब यहां पे दो चीजें हैं, विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। तो ये दो बातें बच्चों आपने अपने कंसेप्ट्स में क्लियर रखनी है कि आप इकोलॉजी में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की आपस में जो इंटरेक्शन है उसको भी स्टडी करते हो, और साथ ही साथ आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने माहौल पे किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं ये भी हम इकोलॉजी में ही पढ़ते हैं। ठीक हो गया, तो ये दो चीजों का नाम है इकोलॉजी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की आपस में इंटरेक्शन भी पढ़नी है और एनवायरनमेंट के साथ भी इंटरेक्शन पढ़नी है। अब जब आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ोगे तो फिर आप वहां उन्हें नाम दोगे कि ये आपके एनवायरनमेंट का बायोटिक फैक्टर है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये बायोटिक फैक्टर, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं आपके एनवायरनमेंट में इन्हें आप एबायोटिक फैक्टर्स का नाम देते हो। तो अब अगर मैं इकोलॉजी की डेफिनेशन को रीडिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि इकोलॉजी के अंदर हम बायोटिक फैक्टर्स की आपस में कैसी इंटरेक्शन है और इनकी एबायोटिक फैक्टर्स के साथ किस तरह की इंटरेक्शन है, इसे आप इकोलॉजी का नाम देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आपको डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है, ये एक रेड पांडा है बच्चों। ये हिमालय के जो पहाड़ हैं वहां ठंडे इलाकों में होते हैं। अब मैं अगर इसको देखूं तो मुझे पता है कि ये बैम्बू प्लांट्स को एज ए फूड यूज करता है। तो देखो ये खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जिन प्लांट्स को ये एज ए फूड यूज कर रहा है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो रेड पांडा का उन प्लांट्स पे डिपेंडेंट होना, उनको एज ए फूड यूज करना, ये उसकी इंटरेक्शन है बायोटिक कंपोनेंट के साथ जो आपके एनवायरनमेंट में है। लेकिन साथ ही साथ उस जगह का जहां पे ये रह रहा है टेम्परेचर कितना है, वहां बारिश कितनी होती है, ये वो चीजें हैं जो रेड पांडा को इफेक्ट कर रही होती हैं। जैसे कि रेड पांडा जो है ये ठंडे इलाकों का जानवर है। अब अगर एक जगह टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आप देखोगे कि वहां आपको रेड पांडा के मिलने के चांसेस नजर नहीं आएंगे। इसी तरह जो रेनफॉल है इसका ज्यादा होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बैम्बो प्लांट्स हैं ये वहां ग्रो करते हैं जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होगी, बैम्बू प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी, तो ही आपको उस जगह पे रेड पांडा के मिलने के चांसेस हैं। तो टेम्परेचर और रेनफॉल जो है ये आपके एनवायरनमेंट का एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म और अपने माहौल की जो बाकी अलामात हैं उनके साथ लिंक है। इन तमाम की स्टडी को आप इकोलॉजी का नाम देते हो। नेक्स्ट है जी मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी के अंदर हम ओशंस में मौजूद लाइफ को स्टडी करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। हमने ओशन में मौजूद लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी स्टडी करना है और साथ ही साथ देखना है कि ये अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट यानी कि जो पानी है, ओशन एनवायरनमेंट है, उसके साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये सब मैरीन बायोलॉजी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास मैरीन बायोलॉजिस्ट जो हैं वो वेल्स के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये वेल्स जो हैं ये आपस में किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं, तो बच्चों ये आपके पास मैरीन बायोलॉजी की एग्जाम्पल में आता है। नेक्स्ट है जी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है इसमें हम इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं। बच्चों इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हम लोग आगे पढ़ेंगे भी हायर ग्रेड्स में भी, ये आपकी बॉडी का वो सिस्टम है जो आपको
जर्म्स के खिलाफ फाइट करके प्रोटेक्ट कर रहा होता है, जो हमें बहुत सारे डिजीजेस से बचा रहा होता है। इसमें हम यही देखते हैं कि इम्यून सिस्टम किस तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है मुख्तलिफ डिजीजेस से, बीमारियों से। जैसे कि अगर आपके पास बॉडी में वायरस अटैक कर ले तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन किस तरह से हो रही है और वो किस तरह हमारी बॉडी को वायरसेस या बैक्टीरिया के अटैक से बचा रही हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन है, अगर हम इसका मुताला करते हैं तो ये इम्यूनोलॉजी कहलाएगा। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे तो ये मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। अब बच्चों इसमें एक चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है, मॉर्फोलॉजी के दौरान आप बॉडी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी कर रहे होते हैं। अगर आप बॉडी को बाहर से ही स्टडी कर रहे हैं, उसके सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी कर रहे हैं, तो आप उसे नाम देते हैं इट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर आप बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को स्टडी कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जाके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, अगर आप उन्हें स्टडी कर रहे हैं तो इसे फिर हम नाम देते हैं इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और याद रखना इंटरनल मॉर्फोलॉजी का एक और नाम भी है विच इज एनाटॉमी, जो कि हमारी अगली ब्रांच है जिसको हम आगे पढ़ेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहां पे मैंने मेंशन की हुई है। अगर आप देखो कि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं, इनकी जो बीक है, चूंज है, ये मुख्तलिफ शक्ल की होती है। अगर आप ये देखो कि ये किस तरह से इवॉल्व हुई है तो इसकी जो स्टडी है ये आपके पास मॉर्फोलॉजी में आएगी। अब आपको मैं जो मजे की बात बताऊं वो ये है कि बर्ड्स की जो बीक है ना, ये उनकी डाइट के अकॉर्डिंग होती है। अब आप लोगों ने ये करना है कि अपनी सराउंडिंग में मुख्तलिफ तरह के बर्ड्स की बीक्स को एग्जामिन करना है और आपने देखना है कि जो चिड़िया है इसकी चूंच कैसी है, तोते की कैसी है, कबूतर की कैसी है। तो आप वाज़िया देखोगे कि इनकी बीक की जो शेप है वो एग्जैक्ट इनकी खुराक की तरह की होगी। अगर तोता जो है वो सख्त नट्स खाता है तो आप देखोगे उसकी चूंच भी और तरह की है। चिड़िया ने अगर कीड़े मकोड़े खाने हैं, सॉफ्ट फूड खाना है, तो आप देखोगे उसकी बीक और तरह की होगी। तो ये जो आपके पास बीक की स्टडी है ये मॉर्फोलॉजी में आ जाएगी क्योंकि ये एक्सटर्नल फीचर है। एनाटॉमी, अब अगर मैं ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को इंटरनली देखता हूं, डेप्थ के अंदर मैं जाके देखता हूं कौन से ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपके पास इंटरनल मॉर्फोलॉजी यानी एनाटॉमी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन हार्ट की स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि आपके पास किस तरह से जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स अरेंज हुए हैं, तो हार्ट आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, हम इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। हम देखते हैं ये टिश्यूज हमारी बॉडी में काम क्या कर रहे हैं। जैसे आपके पास कई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जैसे यहां एग्जांपल में आपके पास एडिपोज है, ब्लड है, कंपैक्ट बोन है, ये तमाम कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप हैं। इनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी का नाम देंगे। नेक्स्ट है जी फिजियोलॉजी। अब हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ लिया तो डेफिनेट सी बात है हम ये भी इंटरेस्टेड हैं कि इन स्ट्रक्चर का फंक्शन क्या है। अब अगर आप बॉडी फंक्शंस को देखें, आप देखें कि हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, इस स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट का फंक्शन, हमें मालूम है कि हार्ट क्या करता है, ये ब्लड को पंप करता है। हार्ट ब्लड को कैसे पंप कर रहा है, इस स्टडी को हम फिजियोलॉजी का नाम देंगे। टेक्सोनॉमी, हमारा आगे जाके एक चैप्टर भी आएगा। टेक्सोनॉमी जो है इसमें हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं, जो टेक्सोनॉमी पढ़ने वाले साइंटिस्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी के अंदर ये ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। और जब ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई करके डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम देखते हैं कि किन ऑर्गेनिजम्स की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं। जिनकी खसूसियात और कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी होती हैं उन्हें हम सेम ग्रुप्स में रख रहे होते हैं। तो ये आपके पास टेक्सोनॉमी कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमने कोई नए प्लांट्स या एनिमल्स डिस्कवर कर लिए हैं तो हम फिर क्या करेंगे, इन्हें बाकी मौजूदा एनिमल्स और प्लांट्स के साथ रिलेट करेंगे, देखेंगे कि ये किन के साथ मिलते हैं, इन्हें उस ग्रुप के अंदर रखा जाए। ये आपके पास टेक्सोनॉमी की एग्जाम्पल कहलाएगी। पैलियोंटोलॉजी।
पेलियोंटोलॉजी हम कहते हैं इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? ये आपके पास एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं, वो जानदार जो अब नापैद हो चुके हैं। माजी में कहीं वो मौजूद थे, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमें उनके निशानात ही मिलते हैं, उनका वजूद नहीं मिलता। इनको हम फॉसिल्स कहते हैं और फॉसिल्स की स्टडी को हम पेलियोंटोलॉजी का नाम देते हैं। क्या अहमियत है इसकी? हम सबको मालूम है कि बायोलॉजी जो है वो एवोल्यूशन पे बिलीव करती है कि लाइफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई है, बदलते माहौल के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया है, और फॉसिल्स जो हैं ये हमें मदद देते हैं इस एवोल्यूशन के प्रोसेस को समझने में। एग्जाम्पल, डायनासोर्स, बहुत फेमस, कि हम सबको मालूम है कि डायनासोर एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फॉसिल्स मौजूद हैं जो हमें इनके माजी में होने का यकीन दिलाते हैं। तो डायनासोर्स के जो फॉसिल्स हैं इनकी स्टडी से हमें पता लगता है कि वो कैसे रहते थे, क्या वजूहात हुई होंगी जिसकी वजह से वो नापैद हो गए। ये तमाम चीज़ें हम पेलियोंटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। आगे है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ ड्रग्स को। इसमें हम देखते हैं कि जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे हैं इसका हमारी बॉडी पे इफेक्ट क्या आ रहा है, हम ड्रग्स की डेवलपमेंट कैसे करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कैंसर सेल्स के अगेंस्ट ड्रग बना रहे हैं और हम देखना चाहते हैं कि ये कैसे हमारे कैंसर सेल्स को तो किल कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल ना करे। ये जो स्टडी है इसे आप फार्माकोलॉजी का नाम दोगे। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि हमारे जो SLO की रिक्वायरमेंट थी हमने वो बड़े अच्छे से आज कवर की है। लास्ट में मैंने आपके लिए वर्कशीट दी है, आपने इसके ऊपर मौजूद प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी जो मेमोरी है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।